ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जो टॉपिक आज का हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सबको बड़ी कंफ्यूजन होती है एक्चुअली में, जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट को इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेशली आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में ये है क्या, रियलिटी क्या है इसकी, ठीक है ना। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन। ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, VT से डिनोट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, छोटे r से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखो सबसे पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीज होती कहाँ है? तो हम बोलेंगे सारी की सारी चीज सेल के अंदर होती है। कहाँ होती है? सेल के अंदर, ठीक है। तो क्यों ना हम सेल को पढ़े अच्छे से, अगर हम सेल को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, है ना, ठीक है। सो वी विल स्टडी अबाउट सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, कोई भी सेल कैसे बनता है, हम सभी को पता है कोई भी सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना। तो एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी। क्या डाल दिया? सबने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, ओके। तो मान के चलो अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबके सब प्लीज थोड़ा ध्यान देना, उसको अच्छे से समझना एक्चुअली में है क्या ये। इसके अंदर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड डाल दिया जो इसके अंदर जाकर के आयनाइज हो रहा है, ठीक है। सो दोस कंपाउंड विच आयनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन लिक्विड और इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। हमने पढ़ा है, मतलब एसिड को एसिड कहेंगे तो एक्चुअली में एसिड क्या है? दोस कंपाउंड विच ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स H+ प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोनियम आयंस, है ना, वही एसिड होते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई भी इसके अंदर है, मान के चलो H2SO4 है। क्या है? H2SO4, ठीक है। जब ये पानी के अंदर गया तो पानी ने क्या करा, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है इसको वीक कर दिया। क्या कर दिया? इसको वीक कर दिया। क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने इनके बॉन्ड को वीक करा, जिनकी वजह से ये पानी के अंदर थोड़ा सेपरेट हुए। तो बॉन्ड वीक हुए तो एक बना H+ और दूसरा क्या बना? SO4 2-, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें इलेक्ट्रोड डाल दी, एक रोड डाल दी, ये जिंक ले लो आप। जिंक क्या है? ये जिंक। अब इसके पास ऑप्शन है या तो इससे जुड़े या तो इससे जुड़े। किससे जुड़े? जिंक से, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, सेल के अंदर यही होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा तभी ये इससे आगे जुड़ेगा, क्योंकि Zn अभी क्या है? न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसको चार्ज लाने के लिए इस पे कौन सा चार्ज चाहिए? हमें प्लस का चार्ज चाहिए। अब प्लस चार्ज हमेशा कैटाइन पे आते हैं, तो ये कैटाइन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने लूज करेगा? 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। जितनी वैलेंसी उतनी लूज कर सकता है, उससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता, उससे कम लूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। कहाँ गए? यहाँ पे आ गए। और ये Zn क्या बन गया? 2+। जब ये Zn 2+ बना तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो SO4 2- एक आके यहाँ आ गया। यहाँ ये डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज क्यों हुआ? अभी इस पे चार्ज है 2-, जब ही जाके इससे जुड़ा तो 2+, 2- ने बैलेंस कर लिया एक दूसरे को, तो ये यहाँ पे आकर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? ये डिस्चार्ज, ठीक है। तो SO4 2- ऐसे। अब एक ही SO4 2- थोड़ी ना होते, कॉन्सेंट्रेशन होता है। देयर आर सो मेनी H+ आयंस एंड सो मेनी SO4 2- आयंस, ओके। तो ये एनाइन है और ये कैटाइन है। तो एनाइन जाता है यहाँ पे, कैटाइन जाएगा यहाँ पे। क्यों जाएगा? देखो सबसे पहले जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, अब ऐसे ही बहुत सारे जुड़े और इसने बहुत सारे 2-2 करके इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब ऐसे SO4 2- बहुत सारे यहाँ के जमा हो गए, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो गए। अब हमने क्या करा, इसको कनेक्ट करा और यहाँ पे एक
एक बल्ब ले लिया, क्या ले लिया? बल्ब लगा दिया, और इस बल्ब के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है। क्या है? छोटा सा रेजिस्टेंस। हम इसको यहाँ ले आए और हमने इसको यहाँ से एक दूसरी रोड लगा दी, कॉपर की लगा दिया, जिंक की लगा दी, किसी की लगा दी, दूसरी रोड लगा दी हमने, ठीक है, कंडक्टिव रोड लगा दी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो गए? स्टक हो गए। क्या हो गए? यहाँ पे आके स्टक हो गए। एक काम करो, हमने यहाँ पे अभी जो की है वो लगाई नहीं है, तो सर्किट क्या है अभी? ओपन, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आके जमा हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे नहीं आ सकते, क्योंकि आगे फ्लो होने के लिए इन्हें क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। अब यहाँ पे रास्ता है ही नहीं। रास्ता कब बनेगा? जब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूं, तो अब इसके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी आई कहाँ से? देखो, जब Zn2- ने इसको इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आई? देखो मेरी बात, जब H+ SO4 अलग हुए, सेपरेट हुए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई किसके अंदर? वो जो एनर्जी आई, ठीक है, उसमें से कुछ एनर्जी इन दोनों को कंबाइन होने में लग गई और कुछ एनर्जी बच गई। यहाँ पे कुछ एनर्जी बच गई। अभी डीप में छोड़ो इसको, इतना समझ लो एनर्जी इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर निकलती है और कुछ ना कुछ यूज होती है। अब कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, यहाँ पे बच गई। ऐसी बहुत सारी एनर्जी, जितने SO4 गए उतने बहुत सारी एनर्जी बची यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी सारी यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। अब ये जो एनर्जी इसके अंदर है, वो जितनी एनर्जी इसके अंदर है, वो सारी स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? EMF। सारी की सारी स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? EMF। तो EMF क्या है? एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी इन सेल, राइट? स्टोर्ड एनर्जी इन सेल। अच्छा, अब मैंने क्या करा? अभी जितनी की जितनी एनर्जी है, सारी की सारी स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? EMF। क्या कहते हैं? EMF। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जर्ट हो गए, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में आने के लिए एनर्जी चाहिए। करंट कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वो जो एनर्जी खर्च करते हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में खर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अब इसके अंदर टोटल एनर्जी जो है स्टोर्ड, वो EMF है। अब EMF पूरी की पूरी एनर्जी है। अब मैंने क्या करा? इसको यहां से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ की लगा दी है। क्या लगा दी? की। तो सर्किट क्या हो गया? क्लोज। जैसे ही ये सर्किट क्लोज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे हुआ क्या? अब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां से गए, यहां से गए, यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही जब एक चार्ज माइनस यहाँ पे आया था, तो इस पे प्लस है, ये तो कह रहा है भाई मेरे को माइनस मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ, स्टेबल होना चाहता हूँ, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूँ, राइट। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था, तो H यहाँ पे आ गया। H क्या हो गया? न्यूट्रल। एक माइनस का चार्ज इसने कंज्यूम कर लिया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो दूसरा H+ आया, यहाँ पे आके क्या हो गया? डिस्चार्ज। जब ये दो H आपस में जुड़े, तो ये H2 हाइड्रोजन गैस बन गई और यहाँ पे लिबरेट हो गई। क्या हो गई? लिबरेट। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। वो छोड़ो, गैस इवॉल्व हो रही है, उसको सबने सुना ना, बैटरी में से गैस भी निकलती रहती है ना। तो वो यही प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं और ये जो कैटायन है यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, और ये यहाँ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, उतने ही SO4 यहाँ जुड़ रहे हैं। तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है? सीन क्या है? सीन ये है कि H+ इधर आ रहे हैं, SO4 इधर जा रहे हैं। तो ये इधर आ रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? अब ऐसे में होता क्या है? ये जो आयंस है, अब कोई SO4 इधर भी होगा, कोई H+ इधर भी होगा, SO4 इधर भी होगा। अब ये आपस में ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो अंदर क्या हो रहा है? आयंस की मूवमेंट हो रही है। अंदर आयंस की मूवमेंट हो रही है। जब ये आयंस की मूवमेंट होती है, तो आपस में टक्कर होती है, ऑब्स्टेकल मिलते हैं। किसको मिलते हैं? अंदर आयंस को। सेल के अंदर के आयंस को क्या मिलते हैं? ऑब्स्टेकल्स। ये जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, ये आयंस के बीच में होती हैं, और ये कहलाती हैं रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है? ये रेजिस्टेंस।
क्योंकि ये रुकावट दे रही है, किसको रुकावट दे रही है? आयंस को फ्लो होने में, क्योंकि जब इधर जा रहे हैं ये इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से आपस में कोलिजन होता है, इस कोलिजन की वजह से ये लोग ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, इस ऑब्स्टेकल को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। सेल के अंदर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अंदर क्या पैदा हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम छोटे आर से डिनोट करते हैं, राइट? किससे नोट करते हैं? छोटे आर से, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कब एक्ट में आया? जब सर्किट क्लोज हुआ, जब सर्किट क्लोज हुआ। जब सर्किट ओपन था तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहे थे, तो कोई भागा दौड़ी थी? नहीं थी, सब अपना अपना शांत, और जो पूरी एनर्जी थी वो ईएमएफ थी, राइट? अभी ईएमएफ का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा अभी, इससे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लो सकते हो, ठीक है? सबको क्लियर हो गया? तो जब हमने सर्किट क्लोज किया तभी ये भागा दौड़ी स्टार्ट हुई और तभी अंदर हलचल मची। तो जब सर्किट क्लोज होता है तभी इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। कब बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस? जब सर्किट क्लोज होता है। जब सर्किट ओपन होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनता। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। जब सर्किट क्लोज होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे? अब जो भी केस हम पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? सर्किट क्लोज का। सर्किट क्लोज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अब जो करंट है, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, आयंस की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, आयंस की मूवमेंट की वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो करंट था, जो वोल्टेज था, सॉरी जो वोल्टेज था, वो वोल्टेज कम हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप। वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप। और करंट तो अंदर भी सेम है, बाहर भी सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो अंदर करंट कितना है, बाहर करंट कितना है? सेम है वो, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस से। कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, उसकी वजह से वोल्टेज क्या हो रहा है? थोड़ा कम, ठीक है। अभी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है क्या? इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या ये? इंटरनल रेजिस्टेंस आर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। R depends on concentration of the electrolyte, concentration and nature भैया कौन सा कंपाउंड डाला है वो तो मैटर करता है ना, कौन से कंपाउंड का है, कैसा है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे। और R depends on the surface area of इलेक्ट्रोड्स। देखो कैसे इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस इसका इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम क्यों होगा? देखो जब ये सरफेस एरिया बड़ा होगा, इसका यहाँ से बड़ा होगा तो अंदर का स्पेस कम होगा, स्पेस इलेक्ट्रोड के बीच का कम होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। अब देखो दो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच का डिस्टेंस हमने इतना कर दिया तो आयंस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ टक्कर, यहाँ रुकावट, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कम कर दिया हमने तो रुकावट जो होगी रेजिस्टेंस इतने एरिया में होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम। इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। फिर से इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम। इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो R डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसको लिख लो अब, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, राइट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसका? R इज
डायरेक्टली proportional to the distance between the electrodes. ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस बीच का कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। आई होप सबको समझ में आ गया इतना? पक्का? ठीक है। अब इसको समझिए, इसको when circuit is open, total energy stored in cell is called EMF। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, ठीक है। Now what happens when the circuit is closed? इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव में आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बनने की वजह से जो ईएमएफ था, जो पूरी एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो कम होती है। उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। वो जो बची हुई एनर्जी है, वो जो वोल्टेज बची हुई एनर्जी है, उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं उसे? टर्मिनल वोल्टेज। देखो होता क्या है, अगर ऐसी बात है देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप, देखो व्हेन द सर्किट इज क्लोज, पॉइंट 1 देयर इज voltage drop due to internal resistance ओके। सेकंड पॉइंट, इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से क्या होता है, द वोल्टेज through which circuit is used to flow electrons is called terminal voltage। ठीक है, सच दैट, अब तीसरे पार्ट में देखो, जो ईएमएफ है वो वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज होगा। जो पूरी एनर्जी थी उसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, देखो ये माइनस किया, तो बची वोल्टेज ये आई हमारे पास, इस तरीके से रिलेशन है ना हमारा। मतलब स्टोर्ड एनर्जी में से इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो आई छोटे आर की वजह से हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था, तो आई इंटू 0 तो वोल्टेज ड्रॉप 0, तो जो ईएमएफ था वो इंटरनल वोल्टेज था। कब? जब सर्किट ओपन था। जब सर्किट ओपन होता है तभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता बिल्कुल भी। जब सर्किट क्लोज होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव में आ जाता है ना, तो उसकी वजह से देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप, और हर किसी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, राइट। तो क्या हुआ, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो जो वोल्टेज ड्रॉप किस में से हुआ, ईएमएफ में से हुआ। जो पूरी एनर्जी थी स्टोर्ड, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता, अब वो एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। कम किसकी वजह से? वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, ठीक है। कम होने के बाद जितनी आ रही है
जितनी आ रही है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, उसे कहते हैं टर्मिनल